दिल्ली के मुस्तफाबाद में 4 मंजिला बिल्डिंग गिरी, 4 की मौत, कई लोगों के फंसे होने की आशंका, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। उत्तर भारत में आंधी तूफान का कहर। मेरठ में बन रहे घर की दीवार गिरने से मां और 8 महीने के बच्चे की मौत। बिहार के हाजीपुर में आंधी बारिश ने दी लोगों की जान। आज मुर्शिदाबाद का दौरा करेंगे पश्चिम बंगाल के राज्यपाल। हिंसा पीड़ितों से मिलकर जानेंगे हाल। मालदा के राहत शिविरों में हिंसा पीड़ितों से की मुलाकात। राणा सांगा विवाद के बाद आज आगरा दौरे पर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव। सांसद रामजीलाल सुमन के घर जाएंगे। करनी सेना ने किया है विरोध का ऐलान। नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आप देख रहे हैं राजधानी लाइव और मैं हूं आपके साथ सदफ फातिमा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार इन दिनों एक्शन मोड में नजर आ रही है। मॉनसून से पहले ही सीएम रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश साहब सिंह वर्मा ने आईटीओ रेड लाइट क्षेत्र का निरीक्षण किया है, जहां जल भराव एक गंभीर समस्या है। रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार मॉनसून में जल भराव की समस्या न हो, इसके लिए युद्ध स्तर पर काम कर रही है। इसके मद्देनजर दिल्ली के मुख्यमंत्री पीडब्ल्यूडी मंत्री ने मिंटो ब्रिज, डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग और आईटीओ का निरीक्षण किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली का सबसे मेजर पॉइंट है मिंटो ब्रिज। उसको दिखाने के लिए हम यहाँ पर आए हैं और देख रहे हैं कि ये निशान इस लेवल पर है जहां पर पूरी की पूरी बस डूब जाया करती थी। पिछली बार पंप भी पानी में डूब गया था, वहीं ऑपरेटर पहुंच ही नहीं पाया था। इस बार समयबद्ध तरीके से सरकार तैयारी कर रही है। दिल्ली को भयानक वाटर लॉगिंग नहीं देखनी पड़े। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा है कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम दिल्ली के लोगों को बेहतर सुविधा दे सकें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं दिल्ली से संवाददाता राजीव तिवारी। राजीव, जिस तरीके से मॉनसून अब दिल्ली में दस्तक देने वाला है, उससे पहले रेखा गुप्ता की सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है। वाटर लॉगिंग की समस्या एक बेहद गंभीर समस्या है। अगर राजधानी की हम बात कर लें, आगे और क्या कुछ एक्शन देखने को मिल सकता है ताकि आने वाले मॉनसून में कम से कम दिल्ली की जनता को जल भराव की समस्या से राहत मिल सके? देखिए, यहाँ पर बात करें दिल्ली के अंदर जिस तरीके से मॉनसून देखने को मिलता है और उसके बाद कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जो है वो पूरी दिल्ली के अंदर देखने को मिलती है। अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल बनते हुए नजर आते हैं। हर बार का कहीं ना कहीं यही किस्सा होता है। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से आम जनता की, तो आम जनता इस वाटर लॉकिंग से भी परेशान होती हुई नजर आती है। मगर यहाँ पर कल जिस तरीके से रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता जिस तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है, लगा जगह जगह जाकर जायजा करती हैं। और यहाँ तक कि कल जिस तरीके से आईटीओ की बात करें तो आईटीओ पर कहते हैं रेखा गुप्ता और यहाँ तक कि प्रवेश वर्मा और तमाम नेता जो थे, अधिकारी जो थे, वो भी मौजूद हुए। कहीं ना कहीं ये निरीक्षण किया गया है कि जिस तरीके से अंडरपास जो है वो स्विमिंग पूल बन जाते हैं, वाटर लॉकिंग की समस्या बनती है, तो उस वाटर लॉक की समस्या को लेकर कहीं ना कहीं निजात पाने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो किए गए हैं। कल अधिकारियों के साथ भी बैठक की गई, बातचीत की गई। क्या कि मिंटर रोड की बात करें या फिर आईटीओ की बात करें तो यह तमाम जगहों पर जो अंडरपास कहते हैं वाटर लॉकिंग की समस्या बनती है, उसको लेकर अब दिल्ली सरकार, खास तौर पर रेखा गुप्ता की बात करें तो रेखा गुप्ता जो है वो नए सिरे से कार्य करती हुई नजर आ रही है। और खास तौर पर यह भी गौर किया जा रहा है कि आम जनता की जो परेशानियां हैं उसको दूर किया जाए। क्योंकि जिस तरीके से अंडरपासों की बात करें तो मिंटर रोड अंडरपास की बात करें, आजादपुर अंडर मार्केट की बात करें, यहाँ पर कहते हैं आजादपुर मंडी की बात करें, तमाम अंडरपास जो है वो इसी तरीके से जल भराव की स्थिति के बाद कहीं ना कहीं बिगड़ते हुए नजर आते हैं। उसी को लेकर तमाम इंतजाम जो है वो अब किए जा रहे हैं ताकि वाटर लॉकिंग जिस तरीके से बारिश देखने को मिल रही है उससे कहीं ना कहीं लोगों को राहत मिल सके। जी, तो जिस तरीके से हम देखते थे कि मॉनसून जब दस्तक देता था तो जल भराव की समस्या तो होती ही थी, साथ में सीवर का पानी भी जिस तरीके से बाहर आ जाता था, ट्रैफिक भी वहां पर बिल्कुल बाधित होता था। इसको लेकर क्या कुछ एक्शन प्लान तैयार किया गया है सरकार की तरफ से?
देखिए, यहाँ पर बात करें रेखा गुप्ता की और खुद परवेज वर्मा की, कल जिस तरीके से जायज़ा किया गया आईटीओ का, और आईटीओ पर मिंटो रोड की बात करें तो जल भराव की स्थिति को लेकर जल बोर्ड विभाग की बात करें, एमसीडी की बात करें, एनडीएमसी की बात करें, या फिर जो ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ती है उनको लेकर भी कहीं न कहीं तमाम इंतजामों की बात की जो की जा रही है। दूसरा यहाँ पर अब मानसून भी कहीं न कहीं दस्तक दे सकता है, तो उसको लेकर भी तमाम प्रयास जो है वो अभी से ही शुरू होते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि कल भी दिल्ली के अंदर हल्की बारिश जो है वो देखने को मिली, और 2-3 दिन पहले भी कहीं न कहीं हल्की बारिश देखने को मिली। अब मौसम विभाग की बात करें तो मौसम विभाग की तरफ से भी दिल्ली के अंदर मानसून की दस्तक को लेकर लगातार चेतावनी जारी की जा रही है कि बारिश हो सकती है। तो यहाँ पर अब दिल्ली सरकार, खासतौर पर नई सरकार की बात करें तो नई सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरे प्रयास जो है वो करती नजर आ रही है। अब देखना होगा वाकई में ही ये प्रयास वाकई में ही सफल भी हो पाएंगे, या फिर पिछली सरकार की तरह ये प्रयास भी कहीं ना कहीं सिर्फ खोखले दावे साबित होते नजर आए। क्योंकि अब मिंटो रोड की बात करें, सबसे ज्यादा यहाँ पर स्थिति बिगड़ती है, जिसकी वजह से कई बार बसें तक इसमें डूब जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों की मौत होने की भी जानकारी मिल पाती है। मगर यहाँ पर बात करें मिंटो रोड की, तो मिंटो रोड को लेकर, क्योंकि ये नई दिल्ली का क्षेत्र है, तो नई दिल्ली जो है वो एनडीएमसी के दायरे में आती है, तो एनडीएमसी के तमाम अधिकारियों से रेखा गुप्ता और परवेज वर्मा की बातचीत हुई, जिसके माध्यम से कहीं ना कहीं ये कोशिश की जाएगी कि दिल्ली के अंदर तमाम अंडरपासों को या फिर जल भराव की जो स्थिति बनती है सड़कों पर वो ना बन पाए। सीवर लाइनों की बात करें तो तमाम सीवर लाइनों को साफ करने की भी बात की जा रही है, ताकि जो जल भराव का जो पानी होता है वो कहीं ना कहीं सीवरों के माध्यम से कहीं ना कहीं आगे तक जाता हुआ नजर आए। मगर अब देखना होगा ये प्रयास कितना सफल हो पाता है। कि नाले को साफ करवाना वो भी एक बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के लिए, क्योंकि वही एक मेन रीजन है जल भराव की, राजीव। तो उसको कब से साफ करवाना शुरू कर दिया जाएगा सरकार की तरफ से? देखिए, यहाँ पर बात करें नई सरकार की, कि नई सरकार के सामने चुनौतियां बहुत सारी है, चाहे वो कैसे अंडरपास की बात करें, या फिर कहे सीवर लाइन की बात करें, या फिर कहे जल भराव की बात करें, या फिर ट्रैफिक जाम की समस्याओं की बात करें। तमाम इस तरीके की समस्याएं जो है वो देखने को मिलती है, और नई सरकार जिस तरीके से अब प्रयास कर रही है शुरू शुरू से ही, तो कहीं ना कहीं लगता है कि वाकई में की सफलता हासिल होगी। मगर दूसरा यहाँ पर बात करें, जिस तरीके से सड़कों पर जल भराव होता है, तो जिसकी वजह से मानसून जब दस्तक देता है तो कहीं ना कहीं जल भराव के बाद कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां भी बनती नजर आती है। जगह जगह गड्ढे बन जाते हैं, जगह जगह कैसे लोगों ट्रैफिक जाम की स्थिति बनती है। सीवर लाइनों की बात करें तो उनको भी हर बार जो है साफ करने की बात की जाती है, मगर फिर भी कहीं ना कहीं जल भराव की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है। और यही चीज अब नई सरकार रेखा गुप्ता के द्वारा भी की जा रही है, ताकि दिल्ली के तमाम सीवर लाइनों को साफ किया जा सके, ताकि उनके अंदर जो जल भराव की जो स्थिति बनती है वो सारा पानी जो है वो कहीं ना कहीं सीवर लाइनों के अंदर जाए। मगर अभी तक प्रयास जरूर घोषणा की जा रही है कि हम तमाम कोशिशें कर रहे हैं, मगर जैसे ही मानसून की पहली बारिश देखने को दिल्ली के अंदर देखने को मिलेगी, वैसे ही कहीं ना कहीं तमाम वादों की सच्चाई जो है वो जनता के सामने आएगी। जल भराव की बात करें, या फिर कैसे रोड की जाम होने की स्थिति की बात करें, उसको लेकर भी प्रयास जो है वो किए जा रहे हैं, मगर ये प्रयास कैसे सफल हो पाएंगे ये नई सरकार के ऊपर निर्भर करता है। जी, पीडब्ल्यूडी मंत्री ने डब्ल्यूएचओ बिल्डिंग और आईटीओ का निरीक्षण किया है, तो उस निरीक्षण में क्या कुछ सामने आया? किस तरीके की स्थिति वहां पर देखी गई सरकार की तरफ से? देखिए, यहाँ पर बात करें जिस तरीके से तमाम प्रयासों की, चाहे वो जल भराव की स्थिति को लेकर हो, या फिर सड़कों की खराब हालत को लेकर हो, या फिर सीवर लाइनों की तमाम परेशानियों को लेकर हो, तो सरकार की तरफ से कोशिश जरूर की जा रही, मगर ये कोशिश ग्राउंड लेवल पर अगर कामयाब होती है तब इसको सफल माना जा सकता है। क्योंकि पहले भी जो सरकार थी उन्होंने की तरफ से भी लगातार अधिकारियों से बातचीत की जाती थी, लगातार कहीं ना कहीं निरीक्षण किया जाता था, लगातार ये कहा जाता था कि जल भराव की जहां भी स्थिति है उसकी शिकायत जैसे ही उनको मिलेगी वैसे ही उसको दुरुस्त किया जाएगा। मगर फिर भी हर बार जो है वो यही कैसे घोषणाएं जो है वो देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जनता भी कहीं ना कहीं परेशान होती थी। जनता की तरफ से भी यही कहा जाता था कि सिर्फ नेता जो है सिर्फ घोषणाएं करते हैं, सरकारें जो है वो घोषणाएं करती हैं, मगर ग्राउंड लेवल पर कोई काम नहीं करता। मगर अब की बार की बात करें, जिस तरीके से अब नई सरकार दिल्ली के अंदर बनी है, तो उसकी तरफ से कितनी कोशिशें जो है वो की जाएंगी। जो जिस तरीके से सीवर लाइन की बात करें, सबसे बड़ी समस्या जो है वो सीवर लाइन की सफाई को लेकर है, और इसी को लेकर किस तरीके से प्रयास किए जाएंगे और किस तरीके से अधिकारियों के साथ जो बातचीत की गई है उसको कैसे दुरुस्त किया जाएगा, ये जरूर देखना होगा। जी, ग्राउंड रियलिटी कुछ और ही नजर आती है। निरीक्षण भी किया जाता है सरकार की तरफ से, तमाम जगहों पे जाके चेकिंग भी की जाती है, चाहे वो रेखा गुप्ता की बात कर लें, पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की बात कर लें। लेकिन जब धरातल पर एक्शन की बात करते हैं तो हमेशा देखते हैं उसमें एक लेट लतीफी ही सामने आती है, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ता है। राजीव,
बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, आपने यहाँ पर बिल्कुल सही कहा, क्योंकि जब अधिकारी या फिर कहे नेता जब घोषणाएँ करते हैं कि हम मानसून से आने से पहले ही कहीं न कहीं तमाम इंतज़ाम जो है कर लेते हैं, मगर यहाँ पर वो घोषणाएँ जो हैं वो सिर्फ़ कागज़ों के अंदर देखने को मिलती है। यहाँ तक की बात करें ग्राउंड लेवल पर, हम्म। जब तक ग्राउंड लेवल पर कामयाबी हासिल नहीं की जाएगी, तब तक जनता को कोई भी राहत जो है वो नहीं मिल पाएगी, जिसकी वजह से कहीं न कहीं परेशानियाँ बनती हैं। अब मानसून भी आने वाला है, तो क परेशानियाँ जो है वो और ज़्यादा देखने को मिलेगी, और दिल्ली की जनता भी यही जानना चाहती है कि जब नई सरकार को चुनकर लेके आए हैं, तो उनके द्वारा किस तरीके से प्रयास किया जाएँगे। पीडब्ल्यूडी की बात करें, तो तमाम सीवर लाइनों की या फिर जल भराव की बात करें या फिर सड़कों की हालात की बात करें, वो पीडब्ल्यूडी के हाथ में आती है, और पीडब्ल्यूडी जो है, वो कहीं न कहीं हम्म। परवेज वर्मा के हाथ में है। तो परवेज वर्मा भी कल रेखा गुप्ता के साथ मौजूद थे। तमाम अधिकारियों से बातचीत की गई, मगर अधिकारी की तरफ से या फिर कहें, यूँ कहें कि नेताओं की और अधिकारियों की जो बात हुई, उसके माध्यम से तो यही हम्म। कहा गया कि दिल्ली के अंदर तमाम इंतजाम जो है वो समय रहते हुए किए जाएंगे, मगर वो समय कब तक आएगा? दूसरा, यहाँ पर इन परेशानियों से निजात पाने के लिए हम्म। कोई और भी रणनीति सरकारों के पास है, वो कहीं ना कहीं देखनी होगी। मगर यहाँ पर बात करें जिस तरीके से सीवर लाइनों की या फिर कहे अंडरपासों की, तो जी। इन अंडरपासों के अंदर जल भराव की स्थिति ना बने, इसको लेकर अभी तक कोई बड़ा खुलासा जो है वो नहीं हो पाया है। जी। मॉनसून को देखते हुए तो तैयारियां शुरू कर दी गई है रेखा गुप्ता की सरकार की तरफ से, लेकिन हीट वेव का अलर्ट लगातार राजधानी दिल्ली में जारी किया गया है। उसको लेकर सरकार की क्या तैयारियां? देखिए, यहाँ पर मानसून की बात करें तो मानसून को लेकर मौसम विभाग की तरफ से अलर्ट जरूर जारी किया जा रहा है। ये लगातार कहीं ना कहीं जानकारी दी जा रही है, मगर अधिकारियों की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, दिल्ली सरकार जो है वो अधिकारियों को आदेश दे देती है कि यहाँ पर ये समस्या बनती है, इससे निजात पाने के लिए तमाम इंतजाम जो है वो किए जाए। मगर अधिकारी जो है वो शायद ग्राउंड लेवल पर जो कर्मचारी होते हैं उनको आदेश पूरी तरीके से नहीं दे पाते हैं, या फिर रणनीति नहीं बनाई जाती है कि किस तरीके से नीचे ग्राउंड लेवल पर कार्य करना है। मगर जब जब मानसून आ जाता है, जब कहीं ना कहीं बारिशें बढ़ती है, तब कहीं ना कहीं परेशानियां देखने को मिलती है, और पहली ही बारिश में कहीं ना कहीं सब कुछ साफ होता हुआ नजर आता है कि किस तरीके से अधिकारी और घोषणाएं जो है वो की हम्म। गई हैं। मगर यहाँ पर बात करें पीडब्ल्यूडी की सड़कों की, तो सड़कों पर जल भराव की स्थिति ना बने, उसको लेकर पीडब्ल्यूडी किस तरीके से कार्य करेगा ये देखना होगा। दूसरा, यहाँ पर बात हम्म। करें तमाम सीवर लाइनों की, जब तक सीवर लाइन के अंदर जल भराव की जो पानी है वो नहीं जाएगा, तब तक कहीं ना कहीं ये परेशानियां जो है वो बनी रहेगी। तो सबसे पहला कारण होना चाहिए सीवर लाइन को पूरी तरीके से साफ किया जाए, मगर यहाँ पर साफ करने के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति देखने को मिलती है, जिसकी वजह हम्म। से कुछ देर के लिए पानी निकल जाता है जल भराव का, उसके बाद में फिर बारिश होती है, फिर वही स्थिति बन जाती है। फिर उसके बाद जनता जो है फिर हेल्पलाइन नंबरों पर शिकायतें करती नजर आती है, जिसकी वजह से अधिकारी जो है फिर या फिर क्या कर्मचारी जो आते भी हैं, थोड़ी देर के लिए फिर कार्य किया, फिर उसके बाद चले गए। यही प्रक्रिया जो है देखने को मिलती है। मगर अब नई सरकार के द्वारा किस तरीके से प्रयास किए जाएंगे और इस प्रयासों से सफलता हासिल हो भी पाएगी या नहीं, ये जरूर देखना होगा। मगर अब अधिकारियों के ऊपर सख्ती बरतने की बात की जा रही है। अधिकारी अगर लापरवाही करते हैं तब उनके ऊपर सख्ती बरती जाएगी, मगर अधिकारियों के ऊपर वाकई में ही अगर सख्ती बरती जाएगी तब कहीं ना कहीं ग्राउंड लेवल पर कार्य जो है वो होते हुए नजर आएंगे। मगर अधिकारियों को भी पता है कि सिर्फ घोषणाएं की जाती हैं, उनको चेक करने के लिए नेता कभी भी नहीं आते हैं। क्योंकि जी। तमाम अंडरपासों की बात करें, तमाम मंत्रियों की बात करें, जब अंडरपास में पानी भरता है तब कहीं ना कहीं उन मंत्रियों को वहां पर जाकर उन अधिकारियों को फटकार लगानी चाहिए, ताकि जिनकी जिम्मेदारी बनाई गई है। मगर अधिकारी नहीं पहुंचते हैं और कर्मचारियों को भेजकर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है, और मंत्री जो है वो सिर्फ जानकारी जो है वो मीडिया के माध्यम से लेते नजर आते हैं, और उनकी द्वारा कहीं ना कहीं फिर दोबारा से घोषणाएं जो है वो की जाती हैं। जी। शुक्रिया राजीव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में रेखा गुप्ता की सरकार यहाँ पे मॉनसून से पहले अलर्ट मोड में नजर आ रही है। आईटीओ और मिंटो ब्रिज का निरीक्षण मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और पीडब्ल्यूडी मंत्री प्रवेश वर्मा की तरफ से किया गया है। आगे बढ़ेंगे। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग तेज हो गई है। इसी सियासी उबाल के बीच अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा का दौरा करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वे दोपहर 11:30 बजे रामजी लाल सुमन के आवास पर पहुंचेंगे, जहां वे सांसद और उनके परिवार से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बयान पर जारी विवाद के बीच अखिलेश
अखिलेश यादव का यह दौरा विपक्ष को एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है। तो राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा वाले बयान पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आपको बता दें, पक्ष और विपक्ष के नेताओं के बीच जुबानी जंग यहां पर तेज होती नजर आ रही है। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं, जहां वो रामजीलाल सुमन के आवास पर जाएंगे और सांसद से मुलाकात करने वाले हैं। इस मुलाकात के राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बयान पर जारी विवाद के बीच अखिलेश यादव का यह दौरा विपक्ष को एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी हो सकता है। राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। आपको बता दें, करनी सेना ने विरोध जताने का यहां पे ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर आज अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन के आवास पर उनसे मुलाकात करने जाएंगे। सांसद और उनके परिवार से अखिलेश यादव आज मुलाकात करने वाले हैं। माना जा रहा है कि इस मुलाकात के कई मायने निकाले जा रहे हैं, क्योंकि बयान पर जारी विवाद के बीच अखिलेश यादव का यह दौरा विपक्ष को एक सियासी संदेश देने की कोशिश भी हो सकती है। बीते दिनों राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद विवाद लगातार छिड़ता हुआ नजर आ रहा था। करनी सेना ने उनके आवास का घेराव भी किया था और लगातार विरोध प्रदर्शन किया था और रामजीलाल सुमन से माफी मांगने की अपील भी की थी। वहीं इसी सियासी उबाल के बीच अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा का दौरा करने जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक वे सुबह 11:30 बजे रामजीलाल सुमन के आवास पर पहुंचेंगे, जहां वे सांसद और उनके परिवार से मुलाकात करने वाले हैं। वहीं इसी सियासी उबाल के बीच अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने का उनका कार्यक्रम है। आपको बता दें, सुबह 11:30 बजे आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा पहुंचेंगे। राणा सांगा पर दिए गए बयान के बाद सियासत लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। पूरे उत्तर प्रदेश में रामजीलाल सुमन के बयान पर करनी सेना का विरोध प्रदर्शन भी देखने को मिला था। वहीं उनके आवास के घेराव करने की कोशिश भी करनी सेना के द्वारा की गई थी। अब वहीं इसी बीच आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का ये दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है। आपको बता दें, बयान पर जारी विवाद के बीच यह दौरा विपक्ष को एक सियासी संदेश देगा। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं आगरा से संवाददाता रविंद्र सेजवाल। रविंद्र, राणा सांगा के दिए गए बयान पर सियासत तो पहले से गर्मा ही रही थी। करनी सेना ने आवास का घेराव करने की भी कोशिश की थी। इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का यह दौरा और रामजीलाल सुमन से मुलाकात करना, क्या सियासी मायने निकल के सामने आ रहा है? रविंद्र, आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल आ रही है। जी, इस बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज आगरा पहुंचेंगे और जिस तरीके से इस बयान के बीच रामजीलाल सुमन से मुलाकात करेंगे, क्या सियासी मायने इसके निकाले जाएं? जी देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार ऐलान किया जा रहा था, राम सुमन जो सपा के राज्यसभा सांसद है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 19 तारीख को आगरा आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आज जो आगरा आ रहे हैं वो 19 तारीख है और आज राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो समाजवादी के पूर्व जो मुखिया हैं, साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वो आज आगरा आ रहे हैं। पूरे आगरा का जो हरिपर्वत क्षेत्र है उसे छावनी में तब्दील कर दिया गया है। रामजीलाल सुमन के आवास पर सुरक्षा का घेरा
पुलिस प्रशासन के द्वारा बहुत ही मजबूत और पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। उनके आवास के अंदर ना तो किसी को आने की और ना ही आवास से बाहर जाने की इजाजत दी जा रही है। अगर कोई अंदर भी जाना चाह रहा है तो रामजीलाल सुमन से पहले बात करनी पड़ रही है, प्रशासन के द्वारा वो बात कराई जा रही है, उसके बाद ही उनके जो समर्थक हैं वो अंदर जा पा रहे हैं। पुलिस के द्वारा लगातार बैरिकेडिंग की गई है। अब देखने वाली बात ये है कि आज जिस तरीके से सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव आज आगरा आ रहे हैं, तो उसी को लेकर पूरी सियासत जो है कहीं ना कहीं गर्मा गई है, क्योंकि जिस तरीके से रामजीलाल सुमन का जो बयान एक के बाद एक लगातार वायरल हो रहा है, उन्होंने साफ तौर पर कहा था, खुली चेतावनी दी थी कि 19 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आगरा आ रहे हैं और जिसको दो हाथ करने हैं उनके लिए जो मैदान है वो कहीं ना कहीं खुला पड़ा है, वो आकर यहाँ दो हाथ कर सकते हैं। तो तमाम इस तरीके की वार्ता सामने निकल कर आई है। अब देखना ये लाजमी होगा कि किस तरीके से अखिलेश यादव आते हैं और क्या क्या इनके समर्थन में जो है बातें कही जाती हैं। तो कहीं ना कहीं इससे पूरा का पूरा जो सियासत है, प्रदेश की ही नहीं पूरे देश की सियासत गर्मा गई है। कहीं ना कहीं ये बयान आए दिन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। कहीं जो क्षत्रिय समाज के हैं वो काड़ी सेना के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार अन्य क्षत्रिय समाज भी है, क्योंकि जिस तरीके से अलीगढ़ से जो मोहन चौहान है उसने साफ तौर पे कहा था कि अखिलेश यादव की जो जेब काट कर लाएगा उसको मैं 5 करोड़ रुपए का इनाम दूंगा। तो इस तरीके की तमाम बयानबाजी सामने आ रही है। अब देखने वाली बात होगी कि जिस तरीके से आज सपा के जो मुखिया हैं अखिलेश यादव है वो आज आगरा आ रहे हैं और क्या कुछ सामने निकल कर आता है, ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से सपा के जो मुखिया हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहते हैं, क्या काड़ी सेना पर कोई उनका पलटवार होगा या कहीं ये सियासत कहीं और विकराल जो है रूप ना ले ले। तो तमाम ऐसे सवाल हैं, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज आगरा जो दौरा है वो न केवल उनके आवास पर आने का एक कारण है, बल्कि उनके जो सपा के सांसद हैं उनके समर्थन में राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार आगरा आने की बात कर रहे हैं और आज करीब 11:30 बजे वो आगरा में आएंगे। अब देखना ये लाजमी होगा कि किस तरीके से प्रशासन ने जिस तरीके से व्यवस्थाएं की हैं, सुरक्षा व्यवस्था का जो घेरा लगाया गया है, आवास को छावनी बना दिया गया, पूरा हरि पर्वत क्षेत्र लगातार पुलिस महकमे की निगरानी में है, किसी को भी आने जाने की कहीं कोई परमिशन नहीं दी जा रही है। अब देखना ये दिलचस्प होगा कि किस तरीके से क्या प्रशासनिक अमला पूरी तरीके से सुरक्षा में कहीं कोई चूक ना हो जाए, क्योंकि सपा एक प्रदेश में बहुत बड़ी पार्टी है, विपक्ष कहा जाता है उत्तर प्रदेश में। अब उसी के मुखिया आगरा आज आ रहे हैं, तो अब देखना ये होगा कि किस तरीके से क्या वार्ता होती है, क्या इनकी आगे की रणनीति रहती है। कहीं ये जो सियासी घमासान है वो कहीं और ज्यादा विकराल रूप न धारण कर ले, इसके लिए लगातार हर एक उस व्यक्ति की निगाहें सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पर टिकी हुई है। जी, क्या इस बीच ये सियासी संदेश अखिलेश यादव देने की कोशिश कर सकते हैं रामजीलाल सुमन को कि इस तरीके की बयानबाजी ना किया जाए जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो? देखिए, हालांकि पार्टी के जो मुखिया हैं वो यही कह रहे हैं कि हम किसी भी हम सियासत से दूर हैं, क्योंकि जिस तरीके से एक दलित सांसद पर उसके आवास पर जो बीते दिनों हमला हुआ था, तो कड़ी निंदा इसके लिए सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने की थी। अब देखना ये होगा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कुछ वार्ता करते हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस की वार्ता की गई कि प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, यहाँ आने के बाद मीडिया से रूबरू होंगे। अब क्या उनके लिए क्या बातें कहते हैं, क्या कुछ निकलकर सामने आता है, किस तरीके की वार्ता होगी, कहीं ये और ज्यादा सियासी रूप या विकराल रूप धारण न कर ले, क्योंकि जिस तरीके से क्षत्रिय समाज और काड़ी सेना के द्वारा लगातार आगरा की घड़ी रामी में आकर तलवारें लहराई थी, तो कहीं ना कहीं ये साफ संदेश दे रहा है, चाहे वो राष्ट्रीय अध्यक्ष महिपाल सिंह मकराना की बात करें, चाहे राज शेखावत की बात करें, उन्होंने भी ये जो सपा के जो क्या नाम है, सपा के जो रामजीलाल सुमन है सांसद है, राज्यसभा सांसद, उनके जो शब्दों पर उनके बयान पर साफ पलटवार किया है कि हम भी कतई पीछे नहीं है। जिस तरीके से रामजीलाल सुमन 12 तारीख को छुपकर बैठ गए थे, डबल सिक्योरिटी ट्रिपल सिक्योरिटी की सुरक्षा में दुबके हुए बैठे थे, क्यों सामने नहीं आ गए थे 12 तारीख को, तो इस तरीके की तमाम उनकी चुनौती स्वीकार करते हुए लगातार जो काड़ी सेना के चाहे वो महिला राष्ट्रीय अध्यक्ष हो चाहे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, सभी के लगातार सोशल मीडिया पर बयान सामने आ रहे हैं। मीडिया से भी रूबरू होते हुए वो यही बता रहे हैं कि हम भी दो हाथ करने के लिए राजी हैं, बता दें, समय तय कर लें और कहाँ कौन से मैदान में आना है। लगातार इस तरीके की वार्ता सामने जो है आ रही है। लगातार सियासी घमासान आगरा के अंदर ही नहीं बल्कि प्रदेश ही नहीं और पूरे देश में मचा हुआ है, हर एक की निगाहें इसी पर टिकी हुई है। आखिरकार कल महिपाल सिंह मकराना जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं काड़ी सेना के, उन्होंने भी साफ तौर पर कहा था कि हम इस देश से सपा नाम की चिड़िया को पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे, इसका नाम और निशान मिटा देंगे अगर अखिलेश यादव ने कुछ इस तरीके का बयान दिया, अगर उनके पक्ष में या कुछ और अगर रणनीति ये अपनाते हैं। तो
कहीं ना कहीं कड़ी सेना भी इसका मुंहतोड़ जवाब देगी और वोट की छूट से देगी। ये इस तरीके के बयान महिपाल सिंह मकराना के सुनने में आए। जी बहुत शुक्रिया रविंद्र तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो राणा सांगा पर दिए गए विवादित बयान के बाद आज सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव रामजीलाल सुमन से मुलाकात करने के लिए आगरा के दौरे पर रहने वाले हैं। आगे बढ़ेंगे। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका है। प्रवक्ता के मुताबिक चंबा, कांगड़ा और कुल्लू जिलों में 18 अप्रैल की रात से लेकर आज की रात तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। वहीं मंडी जिले में भी आज बारिश के आसार हैं। इसके अलावा चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, सोलन, सिरमौर, मंडी और शिमला जिलों में ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने और मौसम विभाग की चेतावनियों का पालन करने की अपील की है ताकि किसी भी आपदा की स्थिति से बचा जा सके। तो हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर मौसम का मिजाज बदलने वाला है। आपको बता दें, राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि आने वाले दिनों में कुछ जिलों में भारी बारिश और ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है। प्रवक्ता के मुताबिक चंबा, कांगड़ा, कुल्लू 18 अप्रैल की रात से लेकर इन तमाम जिलों में आज की रात तक कुछ स्थानों पर भारी बारिश हो सकती है। आज ज्यादा जानकारी के साथ हिमाचल प्रदेश के ब्यूरो चीफ टीना ठाकुर का रुख कर लेंगे। टीना, एक बार फिर से मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में मौसम खराब होने की चेतावनी जारी की है। अभी किस तरीके का मौसम वहां पे देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए आज शनिवार है और शनिवार के लिए भारी बारिश और ओलावृष्टि और अंधड़ का जो अलर्ट है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। लेकिन फिलहाल अभी की बात करें तो राजधानी शिमला में हम हैं और इस वक्त मिलता जुला सा मौसम यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सुबह से आसमान में घने बादल छाए हुए थे, लेकिन अभी हल्की सी धूप निकल आई है। लेकिन बताया यही जा रहा है कि दोपहर बाद जो है मौसम फिर से करवट बदलेगा और यहाँ पे जो है शिमला भी उन जिलों में शामिल है जिनमें अंधड़ चलने का अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, तूफान चलने का अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है। और इस दौरान जिन जिलों के लिए ये अलर्ट जारी किया गया, ऑरेंज अलर्ट आज के लिए है मौसम विभाग की तरफ से, और उन जिलों में लोगों से जो है सावधानी बरतने की अपील की गई है। और ग्राम पंचायत प्रधानों को भी कहा गया है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, जिस तरफ लोग ट्रैकिंग पे जाते हैं, उस तरफ ट्रैकिंग पे जाने से लोगों को रोके ताकि किसी भी आपात स्थिति से बचा जा सके। ऐसे में प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है आज के लिए, स्पेशली जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है, क्योंकि कुछ क्षेत्रों में जो है बर्फबारी के आसार भी जताए गए हैं जिन क्षेत्रों में लोग ट्रैकिंग पे चले जाते हैं। तो ऐसे में देखिए फातिमा, अगर हम आज की और कल की बात करें, दोनों दिन जो है मौसम के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है और इस दौरान जो है 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना भी जताई गई है। और इनमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा और कुल्लू, इन जिलों में कहा जा रहा है कि चोटियों पर ताजा हिमपात यहाँ पे हो सकता है। तो यहाँ पे जो है जो अन्य क्षेत्र है वहाँ पे जो भारी बारिश है वो देखने को मिल सकती है, तूफान देखने को मिल सकता है, ओलावृष्टि यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ऐसे में लोगों से खुद ही जो प्रशासन, उन्होंने सावधानी बरतने की अपील की है और ये कहा है कि जो ऊंचाई वाले क्षेत्र है उस तरफ जाने से रोके, ट्रैकिंग को फिलहाल रोके, क्योंकि जान माल से बड़ा कुछ भी नहीं है। जान को नुकसान, अपनी जो जान है उसको जोखिम में ना डाले और प्रशासन जो एडवाइजरी जारी कर रहा है उसको फॉलो करे। जी, पूरे हिमाचल प्रदेश में क्या बारिश होने के बाद तापमान में कमी आ सकती है? बिल्कुल, देखिए मौसम विभाग की माने तो 5 से 7 डिग्री का जो तापमान है उसमें गिरावट कहा जा रहा है कि वो देखने को मिलेगी। और जिन क्षेत्रों में मौसम जो है जो तापमान है वो 30 डिग्री से ऊपर चल रहा था, वहां पे भी 23-24 तक तापमान आने की संभावना है। यानी कि कुल मिला के जो मैदानी इलाके हैं जहाँ पे एकदम से तापमान ऊंचा चला गया था, बहुत हाई हो गया था और ऐसे में लोग जो है गर्मी के अनुभव करने लगे थे, वहां पे लोगों को राहत मिल सकती है। लेकिन जो कुल्लू वाले क्षेत्र है, चंबा वाले क्षेत्र है, वहां पे लोगों से सावधानी बरतने की अपील की गई, क्योंकि 16 तारीख को जो तूफान आया था और उसी के कारण जो चंबा का बंजार क्षेत्र है वहां पे अभी तक 116 ट्रांसफार्मर बिजली के बंद है। यानी पूरी की पूरे जो गांव है, पूरी की पूरी पंचायत जो है वो अभी जो है वो अंधेरे में है। और ऐसे ही कुछ चंबा के क्षेत्र है, सिरमौर के दुर्गम के क्षेत्र है, किन्नौर, लाहौल स्पीति के क्षेत्र है। तो ऐसे में जो आज और कल के लिए ऑरेंज अलर्ट यहाँ पे जारी किया गया है, उसमें लोगों से ये अपील की जा रही है कि जो बहुत अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्र है उस तरफ ना जाए, प्रशासन की एडवाइजरी फॉलो करें
और जिस वक्त जो तूफान और अंधड़ की संभावना जताई गई है उस दौरान घरों में रहें, सुरक्षित रहें। जी इससे फातिमा। किसानों को कितना नुकसान हो सकता है, खास तौर पर बागवानों की अगर मैं बात कर लूं तो सेब जिस तरीके से शिमला में ज्यादा मात्रा में उगाए जाते हैं, उसमें क्या कोई फायदा है इससे या फिर नुकसान? देखिए, बारिश का तो फायदा पहुंच सकता था, लेकिन जिस तरह से ओलावृष्टि देखने को मिल रही है उससे जो स्टोन फ्रूट है, सेब के साथ साथ जो अन्य स्टोन फ्रूट्स भी है, जी। उनको यहाँ पे भारी नुकसान पहुंच रहा है। यानी बागवानों के लिए ओलावृष्टि बिल्कुल भी सही नहीं है, और वो इस वक्त चिंतित है, क्योंकि अगर इस वक्त जो फ्लावरिंग का समय है, सेटिंग फ्लावर सेट होने का समय है, और ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है, और कई स्थानों पे तो देखिए जो निचले क्षेत्र है वहां पे छोटे छोटे हम्म। फल जो है वो सेट भी हो चुके हैं। तो ऐसे में जो ओलावृष्टि होगी तो उससे जो है भारी नुकसान बागवानों को यहाँ पे पहुंच सकता है, और नुकसान जो है ओवरऑल जो फसल है उनको पहुंच सकता है। उसी तरह जो मैदानी इलाके हैं वहां पे गेहूं की खड़ी फसल है, अन्य क्षेत्रों में मटर है और अन्य फसलें हैं, जिनको ओलावृष्टि के कारण जो है नुकसान यहाँ पे पहुंच सकता है। और मैदानी इलाकों में तो बारिश भी इस वक्त जो है किसानों को चिंता दे रही है, क्योंकि खड़ी फसल है गेहूं की, और अगर इस तरह का तूफान और बारिश देखने को मिलती है तो उनकी पूरी की पूरी फसल जो है, साल भर की जो मेहनत है वो जो है पानी में चली जाएगी। जी अगर नुकसान भारी मात्रा में होता है तो सरकार की तरफ से किसी तरीके की कोई गिरदावरी करवा के मुआवजा दिया जाएगा किसानों और बागवानों को? बिल्कुल, देखिए जब ओलावृष्टि बहुत ज्यादा होती है या इस तरह का तूफान और उस सब देखने को मिलता है, तो बागवानों की तरफ से, किसानों की तरफ से विभागों को कहा जाता है, बताया जाता है, और ऐसे में जो विभाग है वो अपनी टीम्स भेजता है आकलन के लिए, राजस्व की टीमें जाती हैं, वो आकलन करती है कि कितना नुकसान यहाँ पर पहुंचा है, और ऐसे में जो नुकसान का जो आकलन है वो किया जाता है, और उसके अनुसार जो किसान और बागवान है जिन्होंने वहाँ पे अपना शिकायत दर्ज करवाई होती है, या ये कहा होता है कि उनको बहुत भारी नुकसान पहुंचा, उनको उस शिकायत के अनुसार जो है हम्म। वहां पर वो दिया जाता है, जो मुआवजा है वो सरकार की तरफ से प्रदान किया जाता है। जी, जी बहुत शुक्रिया टीना तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो ओलावृष्टि और भारी बारिश की संभावना यहाँ पर जताई गई है। पूरे हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर से मौसम करवट लेने वाला है। वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, फौरन लौटेंगे, आप बने रहें एएनबी न्यूज के साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। वहीं उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका राष्ट्रीय महत्व भी है, क्योंकि देश भर से लाखों श्रद्धालु इसमें हिस्सा लेते हैं। श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुरक्षित हो, इसके लिए पुलिस विभाग समेत सभी संबंधित विभागों की अहम भूमिका है। तीर्थ पुरोहित, व्यापारीगण, होटल व्यवसायी प्रतिनिधि और मीडिया जैसे लोकतंत्र के चौथे स्तंभ सभी इस यात्रा के सुचारू संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस बार भी देवी देवताओं की कृपा से चारधाम यात्रा सफल और शुभ होगी, ठीक वैसे ही जैसे हर साल होती आई है। चारधाम यात्रा को लेकर आपको बता दें, उत्तराखंड की सरकार लगातार सतर्क नजर आ रही है। 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा की शुरुआत होने जा रही है और इसे लेकर तैयारियां लगातार जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि चारधाम यात्रा न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है बल्कि इसका राष्ट्रीय महत्व भी है। श्रद्धालुओं की यात्रा सरल और सुरक्षित हो सके, इसके लिए पुलिस विभाग समेत सभी संबंधित विभागों को लगातार दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई है कि इस बार भी देवी देवताओं की कृपा से चारधाम यात्रा सफल होगी, ठीक वैसे ही जैसे हर साल होती आई है। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे उत्तराखंड के संवाददाता अभिनव नायक। अभिनव, चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू होने जा रही है। तमाम संबंधित विभागों को दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने खुद नजर बनाई रखी है। अब तक क्या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी है चारधाम यात्रा को लेकर? फातिमा, अगर बात करें उत्तराखंड में जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लगातार चारधाम यात्रा की तैयारियों को लेकर बैठकें कर रहे हैं। तमाम विभागों के साथ वे अभी तक बैठकें कर चुके हैं और एक के बाद एक जो है तमाम विभागों को जो है मॉनिटरिंग के आदेश भी जारी किए गए हैं। जिस तरह से चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से उत्तराखंड के अंदर शुरू होने वाली है, तो ऐसे में जितने भी होम स्टे हैं, ढाबा संचालक हैं, होटल व्यवसायी हैं, इसके अलावा टूर ऑपरेटर्स हैं और स्टेक होल्डर्स हैं, इन सभी के साथ जो है बैठ के मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और उन्होंने कहा भी है कि उत्तराखंड की चारधाम यात्रा जो है वो लाइफलाइन है और कहीं ना कहीं हर वर्ष जो है यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। ऐसे में अगर हम मान के चले तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हर वर्ष जो है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का कहीं कहीं आंकड़ा बढ़ता है और जो उत्साह है चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का, वो कहीं ना कहीं एक अपने आप में एक बड़ी मिसाल बनता है, क्योंकि उत्तराखंड में हर वर्ष जो है चारधाम यात्रा में लाखों श्रद्धालु आते हैं। तो ऐसे में जो है सरकार की कोशिशें भी हैं कि उनको जो है वहाँ पर पूर्ण व्यवस्थाएं जो है वो करके दी जाए। साथ ही साथ बात करें तो मुख्यमंत्री लगातार सभी विभागों के साथ बैठ के कर रहे हैं और उन्होंने कहा भी है कि इसमें जो है सभी का सहयोग जरूरी है और उसी से जो है चारधाम यात्रा कहीं ना कहीं जो 6 महीने चलने वाली है वो सफल भी होगी। और तमाम विभागों को जो है वो खासे निर्देश भी दे रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री ने बनाए हुए हैं चारधाम यात्रा को लेकर। तमाम विभागों के साथ जो है वो समन्वय स्थापित कर और वहाँ पर जो है जो व्यवस्थाएं अभी चल रही है उनका भी फीडबैक ले रहे हैं और सभी व्यवस्थाओं को जो है चुस्त दुरुस्त करने के निर्देश भी जो है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी अधिकारियों को दिए हैं। जी फातिमा, क्राउड मैनेजमेंट को लेकर क्या तैयारियां धामी सरकार की, क्योंकि भारी मात्रा में श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है? बिल्कुल फातिमा, अगर बात करें तो कहीं ना कहीं जिस तरह से उत्तराखंड सरकार ने अब जो है टुकड़ियों के माध्यम से जो है दर्शन व्यवस्था श्रद्धालुओं की करने की योजना बना ली है। टुकड़ियों के माध्यम से ही जो है चारों धामों में दर्शन के लिए यात्रियों को भेजा जाएगा। भीड़ प्रबंधन को लेकर जो है तमाम तरह की जो पुलिस विभाग है, LIU है, की एजेंसियां हैं, वो भी नजरें बनाए हुए हैं और तमाम तरह की जो तैयारियां हैं वो लगातार चल रही हैं। टुकड़ियों में जो है श्रद्धालुओं को मंदिर में अंदर पास के माध्यम से दर्शन कराए जाएंगे और किसी भी तरह की अनावश्यक भीड़ को जो है मंदिरों के अंदर नहीं घुसने दिया जाएगा। पास के माध्यम से जितने भी श्रद्धालु हैं उनको दर्शन के उपरांत जो है लगातार जिस तरह से उनकी जो टाइमिंग होगी उसी के अनुसार उनको भेजा जाएगा। और तमाम तरह की जो व्यवस्थाएं हैं, चाहे पुलिस है, प्रशासन है या फिर जो गढ़वाल आयुक्त है, वो तमाम तरह की वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बनाने में जुटे हुए हैं। और जितनी भी खुफिया एजेंसियां हैं या फिर जो LIU यूनिट है और इसके अलावा जो स्थानीय पुलिस है, तमाम वो वहाँ पर जो है व्यवस्थाएं बना रहे हैं। और मुख्यमंत्री ने भी निर्देश दिए हैं कि जो इस बार जो क्राउड मैनेजमेंट आएगा उसको जो है व्यवस्थित तरीके से ही मंदिरों में
दर्शन करने के लिए आगे भेजा जाए। जी फातिमा। बहुत शुक्रिया अभिनव तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो 30 अप्रैल से चारधाम की यात्रा शुरू होने वाली है और धामी सरकार लगातार इस पर नजर बनाए हुए है। चारधाम की तैयारियां लगातार हमारी चल रही हैं और चारधाम यात्रा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है, क्योंकि पूरे देश भर के लोग इस यात्रा में सम्मिलित होते हैं। उनकी सुरक्षा, उनकी यात्रा आसान हो, सरल हो, किसी प्रकार की उनको परेशानी न हो। सभी विभाग हमारे, पुलिस विभाग का उसमें मुख्य रोल होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारे अन्य विभाग भी जो यात्रा को संचालित करते हैं, हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, तीर्थ पुरोहित हैं, हमारे होटल वाले लोग हैं, व्यापारीगण हैं, प्रतिनिधि हैं, सभी मिलकर, और आप सब लोग भी, हमारे मीडिया के जो मित्र हैं, हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, उनकी भी बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मेरी सबसे अपेक्षा है कि चारधाम यात्रा गत वर्षों की भांति इस वर्ष भी अच्छी होगी। हमारे सभी देवी देवताओं की कृपा से, हमारे चारों धामों की कृपा से अच्छा काम हमारा चलेगा आगे। धन्यवाद। दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली है और शाम होते होते कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई। इस बारिश ने राजधानी और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी। मौसम विभाग ने पहले ही शुक्रवार और आज के लिए हल्की बारिश का अनुमान जताया था, जो अब सटीक साबित हो रहा है। दिल्ली के मथुरा रोड, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास भारी बारिश देखने को मिली, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद की बात करें तो लोगों ने वहां भी गर्मी से राहत पाई है। मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। तो दिल्ली एनसीआर में शुक्रवार को मौसम ने अचानक करवट ली है। शाम होते होते कई इलाकों में तेज बारिश का दौर शुरू हो गया। इस बारिश ने राजधानी और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने पहले ही शुक्रवार और आज के लिए हल्की बारिश का अनुमान जताया था, जो अब सटीक साबित हो रहा है। दिल्ली के मथुरा रोड, कनॉट प्लेस और इंडिया गेट के आसपास भारी बारिश देखने को मिली है, जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। गाजियाबाद की बात करें तो वहां भी लोगों ने गर्मी से राहत की सांस ली है। वहीं मौसम विभाग ने आज के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। ऐसे में लोगों को सतर्क रहने की लगातार सलाह दी जा रही है। कभी भी मौसम पलट सकता है। भीषण गर्मी से राहत तो मिली है, लेकिन मॉनसून भी अब दस्तक देने वाला है। और ज्यादा जानकारी के साथ दिल्ली से संवाददाता अंबुज उपाध्याय का रुख कर लेंगे। अंबुज, शुक्रवार और आज के लिए मौसम विभाग ने जो येलो अलर्ट जारी किया था वो बिल्कुल सटीक साबित हुआ है। कल जिस तरीके से दिल्ली एनसीआर में बारिश देखने को मिली है, अभी किस तरीके का मौसम है पूरी दिल्ली में? जी बिल्कुल फातिमा, इस तरीके से बात किया जाए तो अभी सुबह के समय में धूप खिली हुई है, लेकिन वहीं शुक्रवार की बात की जाए तो शुक्रवार भी सुबह से धूप खिली हुई थी और दोपहर में गर्मी बढ़ती गई और शाम के समय अचानक से मौसम में बदलाव आया और बदलाव के साथ साथ तेज हवाएं, जो कि लगभग 40 से 50 घंटे की रफ्तार से हवाएं चली। उसके बाद बूंदाबांदी हुई और आईटीओ से लेकर देवसात, गार्डन, आगरा, हर जगह हल्की बारिश और कहीं ज्यादा बारिश हुई थी। इसके साथ ही बारिश से कई जगह पर जाम की भी समस्या दिल्ली वासियों को देखनी पड़ी। इसके साथ अगर बात की जाए तो तापमान 41 डिग्री टेम्परेचर था और अचानक से शाम के समय बूंदाबांदी के बाद से 38 डिग्री सेल्सियस तक शुक्रवार का तापमान रुका। वहीं अगर गाजियाबाद, नोएडा और दिल्ली एनसीआर की बात की जाए तो पूरे एनसीआर में बूंदाबांदी के साथ साथ बारिश हुई है, जिससे तापमान ठीक हुआ है। और इसके साथ अगर शनिवार की बात की जाए तो आज आईएमडी के अनुसार 38 डिग्री सेल्सियस तापमान पहले की अनुमान जताया गया। वहीं पर अगर बात की जाए बारिश को लेकर के तो वही शाम के समय फिर से येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें बारिश होने की शनिवार को की संभावना। समय फिर से मौसम बदलेगा और 38 डिग्री सेल्सियस तापमान रहेगा। जी फातिमा, आने वाले 2 से 3 दिनों में किस तरीके का मौसम रह सकता है? क्या बारिश होगी या फिर गर्मी ही सताने वाली लोगों को? हाँ बिल्कुल, आईएमडी की तरफ से ऐसा अनुमान जताया गया है कि 21 तारीख तक दिल्ली के अंदर ऐसे ही बादल छाए रहेंगे
कभी कभी बूंदाबांदी भी देखने को मिल सकती है। यानी कि दिल्ली वासियों को राहत की खबर है कि 21 तारीख तक कहीं ना कहीं दिल्ली के अंदर जो मौसम है वो ठीक रहने वाला है और 21 तारीख से मौसम में बदलाव आएगा और गर्मी की संभावना IMD के अनुसार बताई गई है। वहीं पर अगर बात की जाए प्रदूषण की, तो प्रदूषण का स्तर भी दिल्ली के अंदर काफी सुधरा है। इस बूंदाबांदी और काफी तेज हवाओं के चलते दिल्ली का जो वातावरण है वो साफ नजर आ रहा है और जो AQI है वो सामान्य की स्तर पर पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी की तैयारियां क्या है मॉनसून को देखते हुए? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से बात की जाए दिल्ली के अंदर जो अधिकतर जो समस्याएं रहती है वो ड्रेनेज से लेकर के और जल भराव की समस्याओं को लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है। और जहाँ जहाँ पहले जो जल भराव रहता है वहाँ का दौरा भी उनकी तरफ से किया गया है कि जहाँ पर जल भराव रहता है। और उससे पहले भी बात की जाए तो कुछ मृत्यु की भी खबर आई थी कि बरसात का पानी अधिक भरने की वजह से कुछ लोगों की मौत भी हुई थी। तो ऐसे जो संवेदनशील इलाके हैं जहाँ पर अधिक पानी जल भराव रहता है तो वहाँ पर पूरी तरीके से दिल्ली मंत्री रेखा गुप्ता की तरफ से दृष्टि बनाई जा रही है कि वहाँ पर कैसे उस ड्रेनेज को खोला जाए और कैसे जल भराव की जो समस्या है जो अधिकतर देखने को मिलता था कि बरसात के दिनों में यहाँ पर नाव से भी लोग चलते हुए नजर आए, वो वीडियो वायरल होते हैं कि पानी का जल भराव इतनी अधिक मात्रा में हो जाता है कि ज्यादातर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसको लेकर के दिल्ली की मुख्यमंत्री पूरी तरीके से तैयार नजर आ रही है और उन जगहों को चिन्हित किया जा रहा है, उन स्पॉट को चिन्हित किया जा रहा है। साथ ही दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं कि उन जगहों को ड्रेनेज जहाँ भी बंद है उनको खोला जाए और जल भराव की जो समस्याएं दिल्ली वासियों को अब तक करनी पड़ी है उनमें कहीं ना कहीं कमी लाई है। बहुत शुक्रिया अंबुज तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें दिल्ली NCR में लगातार मौसम यहाँ पर करवट लेता हुआ नजर आ रहा है। शाम होते होते कई इलाकों में तेज बारिश शुरू हो गई कल। इस बारिश ने राजधानी और आसपास के इलाकों में भीषण गर्मी से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत पहुंचाई है। आगे बढ़ेंगे। पंजाब में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य में आंधी और बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पंजाब के कुल 13 जिलों में अगले 2 दिनों के दौरान तेज हवाएं चल सकती हैं और बारिश हो सकती है। वहीं 8 जिलों पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और नवा शहर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है, जो ज्यादा गंभीर हालात की ओर इशारा करता है। ऐसे में प्रशासन और लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। तो पंजाब में मौसम एक बार फिर करवट ले सकता है। आपको बता दें मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य में आंधी और बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। कई ऐसे जिले हैं जहां तेज हवाएं चल सकती है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और नवा शहर में ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। आपको बता दें प्रशासन और लोगों से लगातार सतर्क रहने की अपील की गई है ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से बचा जा सके। कई ऐसे जिले हैं जहां पे ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो ज्यादा गंभीर हालात की ओर इशारा करता है। कल की बात कर ले तो शुक्रवार की शाम को भी पंजाब के कई ऐसे जिलों में छुटपुट बारिश और आंधी का दौर देखने को मिला था। वहीं आज भी येलो अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से। तो पूरे पंजाब में मौसम बिगड़ने वाला है और इसी पर जानकारी दे रहे हैं चंडीगढ़ से संवाददाता अमित सेठी। अमित, पूरे पंजाब के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है आज के लिए। कल भी हमने देखा था शुक्रवार की शाम को कई ऐसे जिले हैं जहां छुटपुट बारिश देखने को मिली थी और आंधी भी देखने को मिली थी। तो आज किस तरीके का मौसम देखने को मिल सकता है? बारिश होगी या फिर गर्मी यूं ही बनी रहेगी? अगर 18 और 19 डिग्री की बात की जाए मौसम विभाग की तरफ से साफ तौर पे कहा गया था कि संभावना है। वहीं अगर कल की बात करें यानी कि 18 तारीख की, तो बिल्कुल कल कई जगहों पर जो है बिल्कुल बारिश जो है देखने को मिली। अगर चंडीगढ़ की बात करें तो कल चंडीगढ़ जो है वो कल रात को भी जो है शाम को भी जो है बारिश हुई थी, जिससे अगर आज सुबह की बात करें यानी कि 19 तारीख की, तो बिल्कुल मौसम में कहीं ना कहीं ठंडक जो है बिल्कुल देखने को मिल रही है। और आज भी जो है यही कहा जा रहा है कि आज भी जो है बारिश होने की संभावना है और कई जगहों में जो है अगर बात की जाए तो हल्की से बारिश के समय जो है बारिश नहीं है। तो देखना होगा कि आज का दिन जो है कैसा रहता है। हालांकि मौसम विभाग का
साफ तौर पे कहना है कि अगर आने वाले दिनों की बात करें तो गर्मी से लोगों को राहत जो है नहीं मिल रही है और गर्मी जो है आने वाले दिनों में बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। जी, मॉनसून को लेकर आम आदमी पार्टी की सरकार की क्या तैयारियां? जी बिल्कुल, अगर मौसम विभाग की बात करें तो उनका साफ तौर पे उन्होंने कहा है कि आने वाले दिनों में जो है गर्मी बढ़ सकती है। हालांकि मानसून तो अभी काफी दूर जो है, इसको लेके जो है अभी जो है तैयारियां जो है आने वाले दिनों में जो है देखने को मिलेंगी। चलिए, बहुत शुक्रिया अमित तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो पंजाब में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। आपको बता दें, मौसम विभाग ने आज के लिए राज्य में आंधी और बारिश की आशंका जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग के अनुसार पंजाब के कुल 13 जिले हैं जहां तेज हवाएं चल सकती है और बारिश का दौर जारी रह सकता है। पठानकोट, गुरदासपुर, अमृतसर, होशियारपुर, रूपनगर, मोहाली, फतेहगढ़ साहिब और नवा शहर में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जो ज्यादा गंभीर हालत की ओर इशारा करता है। आगे बढ़ेंगे। बिहार में सियासी हलचल तेज है और महागठबंधन की हालिया बैठक के बाद सियासत और गर्मा गई है। बैठक में जहां महागठबंधन की ओर से मुख्यमंत्री के चेहरे और सीट शेयरिंग पर कोई स्पष्ट फैसला नहीं लिया गया, वहीं तेजस्वी यादव को सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने पर बीजेपी ने तंज कसना शुरू कर दिया है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव को केवल झुनझुना थमाया गया है और महागठबंधन की बैठक उनके लिए सबसे बुरा दिन साबित हुई। उन्होंने कोऑर्डिनेशन कमेटी को हवाई मिठाई बताया। जायसवाल का कहना है कि महागठबंधन के नेता अब तक अपना नेतृत्व और मुख्यमंत्री का चेहरा तक तय नहीं कर पाए हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को एक झोला टांगने वाली पार्टी बनाना चाहती है, जो कांग्रेस को स्वीकार नहीं है। वहीं दूसरी ओर एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे पर एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतर चुका है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या महागठबंधन भी एनडीए की तरह एकजुटता दिखाने में कामयाब हो पाता है या नहीं। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है और महागठबंधन की हालिया बैठक के बाद सियासत और यहां पर गर्माती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें, बीजेपी के अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष। उन्होंने कहा है कि तेजस्वी यादव को केवल झुनझुना थमाया गया है। आपको बता दें, तेजस्वी यादव को सिर्फ कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया, जिस पर लगातार भारतीय जनता पार्टी तंज कसती हुई नजर आ रही है। साथ ही बीजेपी का कहना है कि राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस को एक झोला टांगने वाली पार्टी बनाना चाहती है। तो ज्यादा जानकारी के साथ बिहार के ब्यूरो चीफ सुरजीत कुमार का रुख कर लेंगे। सुरजीत, देखिए, जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक बेनतीजा रही, एनडीए लगातार यहां पर तंज कसता हुआ नजर आ रहा है। दिलीप जायसवाल हैं प्रदेश अध्यक्ष बिहार के, वो कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी को राजद सिर्फ झोला टंगाना चाहती है और कोऑर्डिनेशन कमेटी का जो अध्यक्ष बनाया गया तेजस्वी यादव को, वो केवल एक झुनझुना है। जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक का इंतजार पूरे बिहार के लोग कर रहे थे और उसके साथ साथ पक्ष और विपक्ष के नेता भी कर रहे थे, उसके बाद जिस तरीके से ये बैठक विफल रही और इसमें जो है तमाम जो ऐसे मुद्दे थे जिन मुद्दों पर चर्चा होनी थी और उसका कुछ भी परिणाम निकल के सामने नहीं आया। उसके बाद जो है एनडीए जो है महागठबंधन पे हमलावर हो चुकी है और जिस तरीके से पहले जो महागठबंधन के नेता थे वो लगातार मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य को लेकर के आरोप लगा रहे थे और ये आरोप लगाते थक नहीं रहे थे कि बीजेपी जो है नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। अब ऐसे में यहाँ पे जो है बीजेपी को एक मौका मिला है और वो मौका बीजेपी छोड़ना नहीं चाहती। कल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि जो ये कैसा गठबंधन है महागठबंधन, और महागठबंधन के बैठक का जो दिन रहा वो महागठबंधन के लिए सबसे बुरा दिन रहा, क्योंकि जिस तरीके से कोऑर्डिनेशन कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया है तेजस्वी यादव को, वो समझिए एक झुनझुना है। हम लोग बचपन में एक हवा वाली मिठाई खाते थे, वो देखने में तो बहुत बड़ा होता था लेकिन उसका वो जब खाने बैठते थे तो एकदम छोटा सा हो जाता था। ठीक उसी प्रकार से तेजस्वी यादव को यहाँ कांग्रेस ने झुनझुना थमाया है और आने वाले दिनों में महागठबंधन में सिर्फ टॉगल होना भी तय है। तो ऐसे में अब महागठबंधन को तय करना होगा कि जो एनडीए की एकजुटता है उसका जवाब वो किस तरीके से देती है। जी फातिमा, अंदर खामे में आपको क्या नजर आ रहा है? क्या सही में सिर्फ उटव्वल होना तय माना जा रहा है इंडिया अलायंस में? मुख्यमंत्री चेहरे पर बात नहीं बन रही है, बैठकों का दौर लगातार जारी है। दिल्ली पहुंचे थे तेजस्वी यादव, मल्लिकार्जुन खड़गे से मुलाकात की थी, राहुल गांधी से मुलाकात की, फिर भी कुछ बात नहीं बनी और पटना में भी इंडिया अलायंस की बैठक के बाद भी कोई मंथन नहीं निकल के सामने आया है। तो ये जो अंदर खामे की बात क्या सामने निकल के आ रही है? क्या सही में एकजुटता दिखाने में इंडिया अलायंस जीरो साबित हुई है? जी फातिमा, बिल्कुल जिस तरीके से यहाँ पे
एनडीए की इंडी गठबंधन की जो बैठक हुई है, उस बैठक के पहले अगर हम बात करें साल की शुरुआत में ही, तो साल की शुरुआत में ही कांग्रेस का रुख बिल्कुल यहाँ पे आक्रामक रहा है। और कल जिस तरीके से यहाँ पे जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि आरजेडी चाहती है कांग्रेस जो है बिहार में फुलटंगा पार्टी बन के रहे, और ये जो है कांग्रेस पार्टी को मंजूर नहीं है, तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं से कांग्रेस और आरजेडी के बीच में जो विवाद है वो गहराता जा रहा है। और इसी का ये नतीजा रहा कि जहां पहले तेजस्वी कांग्रेस को भाव नहीं दे रहे थे, और लेकिन अब जब कांग्रेस का रुख उनके सामने आया तो वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ एक और बात है, जो इंडी गठबंधन में जो शामिल दल है उनके कुछ सीटों के शेयरिंग को लेकर के बात नहीं बन रही है, क्योंकि सारे जो दल है उनकी अपनी अपनी महत्वाकांक्षाएं है और वो ज्यादा से ज्यादा सीटों पे चुनाव लड़ना चाहते हैं, और ऐसे में सीट सीमित है, तो उसको लेकर के भी कहीं न कहीं से बात नहीं बन पा रही है। और अभी बिल्कुल सिर्फ टवोल वाली ही स्थिति है, और इसी कारण से जो महागठबंधन का बैठक था वो विफल रहा। जी, अगर सीट शेयरिंग और मुख्यमंत्री चेहरे पर ऐसे ही सियासी अटकलें लगाती जाएंगी और इस तरीके से ही बयानबाजी का दौर भी जारी रहेगा और कोई मंथन नहीं सामने निकल के आएगा, तो ऐसा लग रहा है सुरजीत जैसे निश्चित है कि कांग्रेस पार्टी और आरजेडी दोनों अलग अलग फिर चुनाव लड़ेंगे बिहार में। जी फातिमा, जिस तरीके से कांग्रेस का रुख यहाँ पे दिख रहा है, वो कांग्रेस ने साल की शुरुआत में ही मन बनाया था कि यहाँ पे वो अपने बल पे चुनाव लड़ना चाहती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी पूरे देश का यात्रा कर रहे हैं, संविधान सुरक्षा यात्रा कर रहे हैं, और उससे कहीं न कहीं राहुल गांधी को इनपुट मिला भी है कि जो क्षेत्रीय दल है तो कहीं न कहीं से कांग्रेस से भारी पड़ते जा रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि कांग्रेस की स्थिति जो है पूरे देश में खराब होती जा रही है। तो इसके बाद जो है साल के शुरुआत में यहाँ के प्रभारी को बदला जाता है, और उसके बाद फिर एक प्रदेश अध्यक्ष को बदला जाता है, और प्रदेश अध्यक्ष ये ऐसे लाए जाते हैं, वो उनको कहा जाए कि वो सिर्फ एक रबर स्टैंप है, बाकी सारा काम जो है प्रदेश अध्यक्ष का और प्रभारी का कृष्ण अल्लावरू जी ही कर रहे हैं। और कृष्ण अल्लावरू जी का रुख बिल्कुल साफ है, वो अकेले चुनाव लड़ने के लिए तैयार है। तो अब आगे कुछ दिनों में ये भी देखने को मिल सकता है कि जिस तरीके से दिल्ली में इंडी गठबंधन का हाल हुआ, वही हाल कहीं बिहार में न हो जाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया सुरजीत तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो महागठबंधन की बैठक पर बीजेपी यहाँ पर लगातार तंज कसती हुई नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि राजद कांग्रेस को झोला टंगाने की पूरी रणनीति बना रही है। फिलहाल के लिए राजधानी लाइव में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।